जानते हैं कि भारत पर जो हुंडो आक्रमण किए थे, जैसे मध्य एशिया से आए हुए, जिसे कहते हैं मलेच्छ, तो जब मलेच्छ भारत पर आके आक्रमण किए थे, हमला किए थे, उस समय का शासक यानी राजा ऐसा कौन सा था जो कि उस समय उन सबों से लड़ा? मतलब उसका मतलब हुंडो का मतलब होता क्या है? इसे कहते हैं बर्बर। बर्बर मतलब होता है ना कि वही आदि मानव, जैसे पहले खाना बदोश लोग थे, उसी तरीके से बहुत तो ऐसे निर्दयी लोग थे। ये किसी को मारना, काटना, फेंकना कोई वो नहीं समझते थे, क्योंकि वो मध्य एशिया से कम शक शासक 5 आए थे, आपको पता है, जिसमें से एक कुषाण वंश भी था। तो पांच के 5 आए थे शक शासक। तो ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन पहले सुनिए कि आपको समझना क्या है इसमें, कि जब हुंड आए थे आक्रमण करने के लिए, तो उस समय का शासक कौन सा था भारत पे, उस समय शासन कौन करता था। इससे पहले हम जान लेते हैं कि कुषाण वंश में हम लोग कनिक्स के बारे में पढ़ लिए हैं। तो हम देखिए, मगध महाजनपद में जब मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को, तो उसमें से जितने भी राजा थे, जैसे बिंबिसार हो गए, अजात शत्रु हो गया, जैसे उदयन हो गया, नागदशक हो गया, कालाशोक हो गया, शिशुनाग हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, सबके बारे में मैं आपको पुष्यमित्र, शुंग, वासुदेव, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सबके बारे में बता चुकी हूँ। अब वहां से कहीं फंसने वाला कहीं बात ही नहीं बनता है कि आप लोग कहीं भी आप फंस सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये जो कुषाण वंश का कनिक्स था, कुषाण वंश का जो शासक कनिक्स था, वो आया था भारत को। वो भी ये सब शासक के ही थे, जो हुंडो वाले ने इसको भी भगाया था, क्योंकि ये भी राजा था। और ये कैसे लोग थे जो हुंडो वाले थे ना, ये कैसे थे, इन्हें कहा जाता है बर्बर थे। इनका मतलब था कि ये मार काट में थोड़ा सा इनके अंदर डर नहीं था कि हमें डर है, किसी को मार दो, किसी को फेंक दो, काट दो। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप लोग फिल्म भी देखे होंगे कि उस फिल्म में भी ऐसा ऐसा होता है कि ऐसे आदि मानव एक है, वो मार काट कर रहे हैं, इंसानों को मार दे रहे हैं, उनको कोई दर्द नहीं है, काटेंगे, खाएंगे, उसी मानव को खा लेंगे, कोई दर्द नहीं है। तो सारे के सारे हुंडो वाले मध्य एशिया से अपने भारत में आए थे। भारत में से बहुत सारे लोग आए, जैसे सिकंदर भी आया, डेरियस भी आया। जब ये मौर्य वंश का स्थापना नहीं हुआ था मगध में, मौर्य वंश का स्थापना है, तो वो भी आए थे। सब बहुत सारे लोग आए, लेकिन सब लोग शक्ति से आपस में ही लड़ाई करते गए। मतलब मान लीजिए बिंबिसार ने लड़ाई कर दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ आपस में शासक कुछ लड़ाई किए, और कुछ बाहरियों से भी लड़ाई किए थे। तो सब शासक के 5 आए थे, जो हुंडो वाले ने भगा रखा था इनको। और वो उसमें से कुषाण वंश का भी एक राजा था, कनिक्स था, और कनिक्स भारत में आके अपना राज्य चलाने लगा। बोला ये हमारा है और हम यहाँ के हैं, अब हम चलाने लगे। कनिक्स क्या यहाँ का था, भारत का था? नहीं, ये तो था मध्य एशिया से, उधर से आए थे सब भग के, जहां मिले तहां इनका राज था। उस समय कोई आज के समय में जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, क्या पहले भी ऐसे थे? ऐसा कोई नहीं था। उस समय आराम से जो भी आया अपना अपना राज यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के बीच कनिक्स आ गया, और कनिक्स ने अपना मतलब कि यहाँ पे अपना राज्य चलाने लगा। ठीक है, ये भी बहुत एकदम कठोर इंसान था। ये अशोक के तरह ये भी था, ये भी मार काट धाड़ में कुछ में डरने वाला नहीं था। तो आया ये भी। अब यहाँ पे इसको खत्म करने के लिए आया गुप्त वंश। अब गुप्त वंश का मतलब क्या है? ये आए थे सामंत। सामंत का मतलब क्या होता है? जो कुषाण वंश का राजा था, कनिक्स था, कुषाण वंश का राजा जो कनिक्स था, कनिक्स लोगों को सामान के बदले जमीन दे देता था। जमीन सबका ज्यादा होने लगा। अब उसमें आ गया गुप्त वंश। गुप्त वंश ने इसका अंत कर दिया। तो गुप्त वंश के ही शासक ने इस हुंडो को खत्म किया। उस गुप्त वंश के शासक कौन सा था, ये भी आपको समझना है। अब यहाँ पे गुप्त वंश का शासक था, श्रीगुप्त था। देखो, शुरू से आप लोग समझना, किसी चीज को अगर आप बेसिकली समझते हो ना, वो आपके समझ में आएगा, फिर आप नहीं समझ पाओगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कनिक्स कुषाण वंश का था, ये यहाँ का भारत का था ही नहीं। लेकिन कुषाण वंश जैसे ही खत्म होता है, कनिक्स का राज्य जैसे ही समाप्त होता है, उस समय कोई ऐसा शासक बना ही नहीं कि जो फिर इस कुषाण वंश को चला सके। ऐसा कोई नहीं बना। और इसी कुषाण वंश का कनिक्स ने, जो व्यक्ति काम करता था, भारत का ही व्यक्ति था, उसे सामान के मतलब पैसे के बदले उसे जमीन दे देता था। और जो जमीन लेता था उसे सामंत कहा जाता था। और उस सामंत ने
का स्थापना हुआ। और गुप्त वंश ने ही मारा किसको, मतलब मारा नहीं, अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। छोटे मोटे जो भी राजा होंगे, भैया कुषाण वंश को खत्म करो, यहाँ पे कोई विदेशी नहीं रहेगा, क्योंकि अब अपने भारत में ही ऐसे ज्यादा होने लगे। अब ये गुप्त वंश, अब यहाँ पे आया शासक गुप्त, श्री गुप्त हो गया। किसका, गुप्त वंश का शासक बना श्री गुप्त। लेकिन ये भी सामंत था, उतना मारधार काट करने की इसको जरूरत नहीं थी। उसके बाद में आता चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने बहुत ज्यादा कुछ लड़ाई किया। उसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तो एकदम भीषण योद्धा था। समझ लीजिए कि ये चाहे और मतलब मान लीजिए कि बंगाल की खाड़ी हो, हिंद महासागर हो, चाहे आपका अरब सागर हो, ये तीनों भारत जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे अरब हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यहाँ पे हिंद महासागर हो, कुछ भी हो, किसी को भी यहाँ से उसका ऐसा सैनिक, चाहे कोई भी घोड़ा, चाहे कुछ भी, पानी पिए खाए रहे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। समुद्रगुप्त फैसला बहुत मस्त करता था। बैठ जाता था किस पे, बैठ के अपना सिंहासन पे फैसला इसका करना स्टार्ट कर देता था। तो समुद्रगुप्त के बाद आया रामगुप्त। रामगुप्त ने विशेष कुछ काम नहीं किया। रामगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। मार धार करना है, सब शासकों को मार के भगाने वाला हर एक काम इसका भी हो गया, ये भी करना स्टार्ट कर दिया। इसे विक्रमादित्य की उपाधि इसे मिल गई, धारण इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण इसने कर लिया। तो 14 जो विक्रमादित्य की उपाधि राजाओं ने धारण किया था, उसमें तो सर्वश्रेष्ठ माना गया इसको, क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी बहुत विशाल और महान काम किया था। आया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय ऐसा कोई सा शासक नहीं था, मतलब ऐसा कोई लड़ाई छिड़ा ही नहीं उस समय, कोई लड़ाई भारत में लड़ा ही नहीं। ये सारे के सारे कहाँ के हैं, अब भारत के हैं, क्योंकि गुप्त वंश से भारत में स्टार्ट हो जाता है लोगों का शासन करना। तो जैसे ही कुमारगुप्त आया, तो उस समय ऐसा कोई शासक, मतलब मान लीजिए कि इससे लड़ाई झगड़ा कुछ करने का मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं इससे लड़ने वाला। जो भी था तो ये सुस्त आदमी था। इसी का बेटा आया स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय आया था हुंडो वाले में, जिन्हें कहा जाता है मलेच्छ, जिन्हें कहा जाता है बर्बर। अब मलेच्छ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सब काले और चुड़ैल के टाइप, जानते हो ना, कोई बात नहीं, किसी का नाम लो, लेकिन ऐसे मतलब थे, नहाना धोना ना तो लगता था कुछ नहीं किया, अरे राक्षस का टाइप थे सब, ठीक है। तो हुंड वाले आ गए। अब इन्हें कहा गया मलेच्छ। अब मलेच्छ किसने कहा था, स्कंदगुप्त ने कहा। अब क्यों कहा, क्योंकि इसने अपने एक शिलालेख में लिखवाया, गुजरात में एक शिलालेख पास में जहाँ पे सुदर्शन झील बना हुआ है, वहां पे इसने लिखवा दिया कि हमने मलेच्छों का संहार कर दिया, मतलब मार पीट के भगा दिया। तो इस तरीके से इस स्कंदगुप्त ने मलेच्छों को मार के भगा दिया। तो हुंड वाले आए थे, यही हुंड वाले भगाए थे ये 5 के 5 शक शासक को। जो शक शासक थे उन्हें राजा कहा जाता था। वो मतलब कि वो क्षेत्रक उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो राजा थे और आए थे मध्य एशिया से। जब वहां से हुंडो वाले ने भगा दिया इनको, तो कहे हम कहाँ जाए। जैसे मान लीजिए देवता है, बहुत सारे देवता हैं, और कोई राक्षस, बहुत विशाल राक्षस और गया, और इंद्रदेव है मान लीजिए, एक बात मानने के लिए मैं कह रही हूँ, कोई ऐसी नहीं कि सबको मैं देवता मान लूं। वहां हमला कर दिया, कहाँ जाएंगे, तो इधर उधर मचेगा। तो इसी तरीके से अब आए, वो सब भाग जाएंगे, वो लोग भाग जाएंगे कैलाश पर्वत। लेकिन यहाँ पे ये आ गए यहाँ, और आते ही ये सब अपना राज करने लगे। इंद्र भगवान तो राज नहीं करेंगे जाके कि नहीं हम चले वहां पे अपना दिखाए, नहीं, राक्षसों से बचना है तो अपना बचाव ढूंढो, किया कि तुरंत इसी पे हमला करने लगोगे। हमला ये सब करने लगे, और हुंडो वालों ने हमला किया। हुंड वाले के जितने भी शासक आए थे, इनको भी मार मार के भगाया गया था यहाँ से। इसके बाद आ गया हुंड, और हुंड आ गया, इन्हें कहा जाता है मलेच्छ। ये आक्रमण करने आए, स्कंदगुप्त ने इसे मार वोर के एकदम भगा दिया, कहा कि तुम्हारा यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो आक्रमण कर दिया। ये सब भाग गए। इन्हें बर्बर कहा जाता है, क्योंकि बर्बर का मतलब होता है कि एक आदि मानव के टाइप, जंगली, जैसे जंगल के लोग जो हो छूटे हुए हों और आके भोजन पानी मतलब खाए पिए, किसी को दर्द ही न हो, मार पीट काट दे उनको दर्द ना हो। आदि मानव कैसे थे, आदि मानव का काम था कि जानवरों को मार के खा जाना, लेकिन उनके
माँ बाप चाहे कुछ भी, इंसान बूढ़े हो जाते थे, अगर कुछ नहीं मिलता था तो उन्हें खा जाते थे काट के मार के। तो ऐसे ही थे सब, हुंड वाले भी ऐसे ही थे, बर्बर थे, मतलब बहुत निर्दयी थे। उस समय आदि मानव को हम लोग खाना बदोश कहते हैं, किसी को मार के खा जाना, कच्चे मांस को खा जाना। ये निर्दयी थे, इन्हें कहा गया बर्बर, हुंडो वाले को बर्बर कहा गया। तो भारत पर हुंडो वालों ने आक्रमण किया था किस समय, जब स्कंद गुप्त का शासक अपने चल रहे थे, गुप्त वंश चल रहा था, उसमें स्कंद गुप्त वहां का शासक थे। उसी में ये हुंड वालों ने अपना आक्रमण करना चाहिए। ये भाग गए पहले, फिर दोबारा ये आए, दोबारा भी इनको मार के भगा दिया गया। कहा जाता है कि स्कंद गुप्त ने झील का निर्माण कराया था। तो निर्माण नहीं, इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। वो कौन सा झील था? तो सुदर्शन झील। अब सुदर्शन झील के विषय में मैं आप लोग को बताई हूँ कि जब मौर्य वंश चल रहा था, उस मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने गुजरात में जूनागढ़ में सुदर्शन झील का इन्होंने निर्माण करवाया था। अब उसी निर्माण को आके ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम स्कंद गुप्त है। इसने फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया। इससे पहले ही अशोक का, जैसे कि मान लीजिए कि नाती पोता कहते हैं ना, वो था, उसका नाम था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंबिसार और बिंबिसार का बेटा अशोक। अशोक ने भी इस सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन क्या वो अपने हाथ से करेगा? अपने हाथ से तो करवाएगा नहीं, तो किसी न किसी को बुलाएगा। तो देखो, स्कंद गुप्त द्वारा एक इंसान ने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। मान लीजिए कि ये भारत है, ध्यान से देखना, ये भारत मान लीजिए है। अब यहाँ पे मान लीजिए गुजरात है, और गुजरात के जूनागढ़ में यहाँ पे सुदर्शन झील का ये पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। बहुत साल पीछे की बात है, ये बहुत साल आगे की बात है, तो मतलब कि ये अपना करवाने लगे। तो स्कंद गुप्त द्वारा परदत्त ने इस झील का पुनर्निर्माण किया था। मतलब बनाने के लिए तो स्कंद गुप्त जाएगा नहीं, तो किसी को न किसी को भेजेगा। तो परदत्त को भेजा कि जाओ उसका पुनर्निर्माण करवाओ, और मैं जैसे जैसे कहता हूँ उससे ये कि मैं स्कंद गुप्त, मैं इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। निर्माण नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवा ही दिया था, लेकिन मैं पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। इससे पहले अशोक ही गए थे, और अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो अशोक के समय तुषास्य था जो पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद रुद्रदामन भी करवाया था इसको। पहले अशोक कराया, बाद में रुद्रदामन कराया, उसके बाद स्कंद गुप्त करवाया। इसका पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका करवा दिया था। तो जो रुद्रदामन के समय सुविशाख थे, वो पुनर्निर्माण, इसका पुनर्निर्माण नहीं, उनके द्वारा बनवाया गया। मान लीजिए किसी का घर है और घर कहा कि घर हमने बनवाया है, तो हम तो बनाए नहीं, कोई मिस्त्री ही बनाया होगा। एक बात है ना, ऐसे कहा जाता है कि मतलब मान लीजिए कि आपका घर है और कहा जाए कि इस घर को बनवा दो, तो क्या बन के तैयार हो गया, तो कहा जाएगा कि इस बेटे ने इस घर को बनवाया। तो क्या इस बेटे ने ही बनाया है कि कोई मिस्त्री तो बनाया होगा इस घर को? बिल्डिंग बनाया होगा कोई मिस्त्री, तो उस मिस्त्री का तो नाम लिया जाएगा। जैसे मान लिया ठेकेदार, जैसे संसद भवन को बनाया गया, तो क्या मोदी बनवाए उसको? नहीं बनवाए ना। तो जैसे ही इसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि ये इनके द्वारा, किसके द्वारा? अगर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील निर्माण करवाया गया। और वो कौन थे जो कि इसको करवाए थे? तो पुष्यमित्र वैश्य ने इसको मतलब बनाया था। ये बना, ऐसे आप लिख सकते हो या ऐसे आ सकता है। इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, ना कि पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब होता है उसे दोबारा, उस चीज को ठीक ठाक कर दीजिए। पुनर्निर्माण करवा रहे हैं हम, तो पुनर्निर्माण निर्माण करवाए थे, क्योंकि गुजरात के जूनागढ़ में इसे हुआ था। अब यहाँ तक का तो आपको समझ में आया। देखिए, स्कंद गुप्त जो था, स्कंद गुप्त की जब मृत्यु हो गई 467 ईसा पूर्व में, उसके बाद कोई ऐसा बहुत सारे शासक आए, और वो शासन गुप्त वंश का ऐसा बहुत सारे आए जिन्होंने इसको फिर से शासन करना स्टार्ट कर दिए। तो क्या ऐसा शासक भी कोई आया था? इसके बाद लिख जाता है कि भानुगुप्त। मैं कैसे मान लूं भानुगुप्त?
इससे पहले बहुत सारे आए थे। उसका नाम था पुरुगुप्त, दूसरे का नाम था बुधगुप्त, तीसरे का नाम था नरसिंह गुप्त, चौथे का नाम था कुमार गुप्त तृतीय। यहाँ पे कुमार गुप्त का बेटा स्कंद गुप्त है, लेकिन यहाँ पे कुमार गुप्त तृतीय है। जैसे अशोक प्रथम, अरे इसका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय नाम लेते हैं ना, इसी तरीके से। तो विष्णुगुप्त, उसके बाद आता है भानुगुप्त। ये सारे के सारे राजा गुप्त वंश में आए, लेकिन ये आगे इसको बढ़ा नहीं पाए। आगे इसको मतलब कि ऐसा कोई शासक नहीं बना जो इसको अपने हथकड़े में लेके हर एक चीज को चला सके। इस नहीं तो अंग्रेज कैसे आते, बहुत सारे मतलब धीरे धीरे इसका प्रवेश किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो सारे के सारे आप लोग को तो बताना ही है। किस तरीके से आए, सब हुंडो वाले कैसे आ गए, शक शासक वाले कैसे आ गए, कैसे यूची कबीला वालों ने शक शासक को भगा दिया, क्यों भगा दिया। भारत में जब हम लोगों का मौर्य वंश का स्थापना नहीं हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य अभी उनका स्थापना नहीं हुआ था, नहीं आए थे मगध महाजनपद में, उससे पहले डेरियस ने आक्रमण कर दिया, उसके बाद सिकंदर किया है। सिकंदर से पहले डेरियस ईरान का था, उसने किया है, ये बात अपने माइंड में रखना। उससे पहले उसने डेरियस ने आक्रमण किया था, उसके बाद ही तो सिकंदर ने किया। और सिकंदर जीता ईरान को जीतते हुए, मतलब कि पंजाब उस समय आपका ये पाकिस्तान में भी पंजाब था, तो आधा पंजाब भारत में, आधा पंजाब पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान वाले को वहां पे एक राजा था पोरस को भी जीता था, ठीक है। तो सारे लोग को जीतते हुए वो आगे बढ़ा था और सोचा कि हम भारत पे आक्रमण कर दे जाए। आया तो जरूर, लेकिन वापस लौट गया, क्योंकि उसकी सेना बहुत ज्यादा थकी हुई थी और बहुत दिनों से वो लड़ाई करना स्टार्ट कर रखी थी, इसलिए वो थक गए थे सब। और ब्यास नदी में बहुत ज्यादा, मतलब कि ब्यास नदी डाकना उसके लिए संभव नहीं था। बरसात के दिन में हाथी का सवारी करने वाला कभी बरसात के दिन में लड़ाई नहीं कर सकता, अगर कोई सा रहता तो लड़ाई कर लेता। उसके बाद आए थे सभी इंडो ग्रीक वाले, उसके बाद आया था शक शासक, उसके बाद आया था पहलव, उसके बाद आया था कुषाण वंश, उसके बाद देखो आया हुंडो। तो कितने लोगों ने आया, बहुत सारे। हिस्ट्री पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री तभी समझ में आती है जब आप प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांट दो, एक का ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके धार्मिक काल को, धर्म को देख लो, कौन सा धर्म किसने अपनाया था। मान लीजिए कि धार्मिक कार्य में एक होता है ब्राह्मण और एक होता है गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में आ जाता है जो वेद वेदांत जो भी है, उपवेद भी आ जाते हैं, और गैर ब्राह्मण में आ जाते हैं जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म। वो धर्मों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जैसे ही आप सबके बारे में पढ़ते जाओगे तो समझ में आएगा, माइंड में खुलता जाएगा। अब मैं कहूँ कि जब हमारा मगध महाजनपद स्टार्ट हुआ था, मतलब 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद को माना जाता है, तो उस समय का जो राजा था बिंबिसार था, हर्यंक वंश का शासक था राजा, मतलब कि वो कौन था, तो बिंबिसार था। तो बिंबिसार ने कौन सा ऐसा धर्म अपनाया था, तो धर्म के बारे में जब पढ़ोगे तो इससे पहले आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ लोगे तभी तो जानोगे। तो उसने जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन उसी का बेटा अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसी का बेटा अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तभी तो बौद्ध संगीति उसने कराया था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने ही तो कराया था। ये कराया था राजगृह में 483 ईसा पूर्व में कराया था उसने। तो ये आपको जानकारी होगा तब न, तब हम लोग पढ़ लेते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वीडियो मैं बना दी हूँ, ये यूट्यूब पे गया हुआ है, और उसको आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे स्टार्टिंग से ये बनाया जा रहा है और इसे आप लोग को देखना होगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो इसके आगे हम लोगों को कौन से आए भारत पे, फिर आक्रमण किए, कौन आके अपनाना स्टार्ट कर दिया, अंग्रेज आए, कौन आए, कब आए, सारे चीज तो आपको जानना है। इतने जानने से तो होगा नहीं। आपने प्री हिस्ट्री पढ़ लिया, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री, इससे समझ में नहीं आएगा। प्री यानी प्राच्य, आद्य, और आपने इतिहास पढ़ लिया, क्या आपको समझ में आया? नहीं आएगा।
अभी आगे भागते जाओ। और जो बेसिक, जो पूरे का पूरा समझते गए, अभी कल ही वीडियो डाली हूँ जो, उसमें आपको बताई है पूरे बेसिक से पूरे, मतलब ये समझाती गई हूँ कि ये प्री हिस्ट्री है, ये प्रोटो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, इसमें क्या आदि मानव आए थे, इसमें कौन आया था, इसमें सिंधु सभ्यता आया था, इसमें कौन आया था, सारे बता चुकी हूँ। बस आपको देखने की जरूरत है, वो देखोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इसके आगे का हिस्ट्री होता क्या है। अब इसके आगे कौन सा ऐसा शासक आएगा जो भारत पे आके अपना आक्रमण करेगा, और कौन सा उस समय शासक आएगा जो उनसे युद्ध करेगा। तो ये सारे मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा, तब तक के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देखने के लिए, जैसा आपने देखा मेरा वीडियो। चलते हैं, जय हिंद, थैंक यू।